नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोजाना की तरह ही एक और टेस्ट पेपर के विषय में, जिसमें हम देखेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, अपना स्कोर जरूर चेक करें, कमेंट जरूर करें। चाहे आपको गलत आता हो, गलत आएगा तभी आप सही करेंगे, डायरेक्ट सीधा किसी से भी नहीं होता है। तो चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज हमसे पहले प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। चार ऑप्शन है हमारे पास में। राष्ट्रपति के द्वारा वो हटा सकता है, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के बहुमत से पारित प्रस्ताव से, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। दोस्तों बड़ा अच्छा और शानदार सा प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है आप उसको कैसे हटवा सकते हैं। राष्ट्रपति हटा देगा, उच्चतम न्यायालय का जो बहुमत है उससे हट जाएगा, या राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश। फटाफट से बताइएगा कमेंट करके क्या होगा हमारा सही आंसर दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा, संसद की सिफारिश पर। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पहली बात तो कैसे हटाया जा सकता है, एक तो इसमें आता है साबित कदाचार के आधार पर हम इसको हटा सकते हैं। कैसे, साबित कदाचार हो जाए या फिर असमर्थता, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के, देखिए प्रत्येक सदन, दोनों सदन की बात कर रहे हैं अपने, प्रत्येक सदन के अपनी कुल संख्या के, प्रत्येक सदन की जो कुल संख्या है, कुल संख्या का बहुमत, यानी कुल संख्या जैसे 200 है तो 200 का बहुमत होना चाहिए। और ये जो बहुमत है ये साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, उपस्थित और जो मतदान करने वाला है उन सदस्यों का कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। इसके द्वारा हम इसे हटा सकते हैं। ये पूछा जाए किस आरोप में, तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर दोनों सदनों से इसे पारित करना पड़ता है। और प्रत्येक सदन की कुल संख्या का बहुमत यानी 50% से ज्यादा होना चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वाले उनका 2/3 मत भी प्राप्त होना चाहिए। तो चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं भाई राज्यसभा के सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य चुनते हैं, नगर पालिकाओं के सदस्यों और ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं या विधान परिषदों के द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा जो है उसके जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है, उनको कैसे चुना जाता है, ये हमें बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम इसको चेक करते हैं सही आंसर हमारा क्या होगा। चलिएगा दोस्तों चेक करते हैं, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। किन के द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा के सदस्य, और ये राज्य विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है। एक और शब्द यहाँ पर आप जोड़ करके रखिएगा, निर्वाचित। मनोनीत कोई भी हो, मनोनीत को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। दिल्ली से, लाहौर से, काबुल से, फारस या पर्सिया से, कहाँ से हुआ था दोस्तों। सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। दिल्ली, लाहौर, काबुल या फिर फारस में हुआ था दोस्तों। फटाफट से बताइएगा। पढ़ाया हुआ है सारा का सारा सिलेबस अपना हो चुका है दोस्तों, सारे लेक्चर में आपको दे चुका हूं, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस अपने कर चुके हैं। आप बता दीजिएगा फटाफट से क्या होगा सही आंसर। चलिए चेक करते हैं, सही आंसर होगा हमारा नंबर 4, यानी कि फारस और पर्सिया से ये आरंभ हुआ था दोस्तों। कहाँ से, ये देखिएगा 10वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है, 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी जो प्रवृत्तियां चल रही थी उन पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का
इस्लाम धर्म का रहस्यवादी जो आंदोलन चला, रहस्यवादी जो आंदोलन चला जिसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं, और इसका जो सूत्रपात हुआ था वो कहाँ हुआ था? फारस यानी कि पर्शिया में हुआ था, और जिसे आज के समय में अपने कहते हैं ईरान। क्या कहते हैं दोस्तों? ईरान कहते हैं, ईरान के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी जो हमारी सभ्यता है वहाँ टेरिकोटा के रूप में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, यानी किस जानवर की मूर्ति आपको नहीं मिली है? भैंस, भेड़, गाय, सुअर, कौन सा विद्यमान नहीं था दोस्तों? यानी सीधा सीधा कहा जाए तो किस जानवर का मिट्टी से बनी आकृति का अवशेष हमें नहीं मिलता है? कोई भी प्रमाण हमें मिट्टी से बनी आकृति का इन जानवरों में से नहीं मिला है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि उससे ये परिचित नहीं थे दोस्तों। तो क्या होगा सही आंसर? भैंस है, भेड़ है, गाय है, सुअर है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी कि गाय की जो साक्ष्य हैं वो मौजूद नहीं है, बाकी सारे साक्ष्य हमें मिलते हैं, लेकिन गाय का कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, वैदिक आर्य जो थे तो उनका मुख्य भोजन क्या हुआ करता था? वैदिक काल में वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य भोजन हुआ करता था जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। क्या होता था दोस्तों? हमारा सही आंसर फटाफट से बताइएगा। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या हुआ करता था दोस्तों? चलिए देखते हैं। सही आंसर वो है हमारा दूध और उसके उत्पाद, यानी दूध और उससे बने हुए उत्पाद, जैसे कि दूध तो लेते ही लेते थे, साथ ही साथ घी हो गया, दही हो गया, इन चीजों का वो इस्तेमाल किया करते थे दोस्तों। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अंदर दूध में यव यानी कि जौ डाल करके खीर बनाने खीर या क्षीर पकोदन है ना, और दही से बनने वाले पनीर, इन दोनों का उल्लेख, क्षीर पकोदन और पनीर, इन दोनों का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में भी पढ़ने को मिलता है। फिर देखिए जौ के बनते थे सत्तू, जौ के सत्तू को दही में डालकर कर्म नामक एक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। अब ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उससे बने उत्पाद हुआ करते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब वैशाली में बौद्ध संघ में विभेद हुआ तथा स्थाविर और महासंधिक नामक दो संप्रदायों का उदय हुआ, उस समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? आपको ये बताना है कि जब वैशाली में बौद्ध संघ में विभेद हुआ तथा स्थाविर और महासंधिक नामक दो संप्रदायों का उदय हुआ, उस समय वहां का शासक कौन हुआ करता था दोस्तों? कौन था वहां का शासक? आपको ये बताना है, फटाफट से बता दीजिएगा कमेंट करके आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। कौन हुआ करता था दोस्तों? कालाशोक। किसका नाम आता है? कालाशोक का नाम आता है दोस्तों। कालाशोक या फिर हम इसको कहते हैं काकवर्ण। कालाशोक या काकवर्ण के शासन काल में ही वैशाली के अंदर, कहाँ पर दोस्तों? वैशाली में ही दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसी के अंदर बौद्ध संघ में 2 भाग बने, एक तो स्थाविर था और दूसरा जो हमारा था वो था महासंधि की बनी थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां हमारा प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित करेगा? उसे कौन संभालेगा दोस्तों? कौन बनेगा राष्ट्रपति? यानी जब राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई, उसकी डेथ हो गई या अन्य किसी कारण से, और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो वो राज्यसभा का उपसभापति संभालेगा, भारत का महान्यायवादी संभालेगा, लोकसभा का अध्यक्ष संभालेगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा? कौन संभालेगा दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर इन चारों में से ही है। बिल्कुल सही आंसर हमारा है नंबर 4, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो। तो इसके लिए हमें जाना होगा आर्टिकल 65 पर। अनुच्छेद 65 क्या कहता है दोस्तों?
ये कहता है कि किसी भी प्रकार से यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, ये खाली हो गया, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति जो है उस पद को तुरंत ही संभाल लेता है। अब ये भी नहीं है, अब यही भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो इस पद को संभालता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भील जाति में बावजी के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? भील क्षेत्र के अंदर या भील जाति के अंदर बावजी के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? क्या होगा सही आंसर हमारा? क्या माणिक्यलाल वर्मा है, मोतीलाल तेजावत है, भोगीलाल पांड्या है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? भील जो क्षेत्र है उसके अंदर बावजी के नाम से हम किसे जानते हैं दोस्तों? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से बता दीजिएगा, हमारा सही आंसर क्या है? भील जाति में बावजी के नाम से जाने जाते हैं कौन? माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा दोस्तों। हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, मोतीलाल तेजावत। कौन है दोस्तों? मोतीलाल तेजावत। यानी ये जो है भील जाति में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। इसे हम कहते हैं आदिवासियों का मसीहा। यदि हम कहें आदिवासियों का मसीहा या फिर हम कहें बावजी तो एक ही है। ये स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। ये मोतीलाल तेजावत जो थे उन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है मातृकुंडिया। कौन सा स्थान है दोस्तों? मातृकुंडिया है। वहां पर एक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका नाम था दोस्तों एकी आंदोलन। एकी आंदोलन को प्रारंभ करने का कार्य किया था और इसी के माध्यम से भीलों के अंदर जो है राजनीतिक जागृति पैदा की और इसके माध्यम से सर्वप्रथम भीलों में राजनीतिक जागृति पैदा भी हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 8वां प्रश्न। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां हमारा प्रश्न है क्रांतिकारी रचना एक चेतावनी राजचूंकटिया रचना है। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? केसरी सिंह बारठ है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, दामोदर दास राठी है, या फिर राव गोपाल सिंह है दोस्तों? इनमें से कौन है? क्रांतिकारी रचना चेतावनी राजचूंकटिया जो है उसके रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारठ है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, दामोदर दास राठी है, या फिर राव गोपाल सिंह है? इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा फटाफट से। चेतावनी राजचूंकटिया के रचयिता कौन है? सही आंसर है हमारा नंबर 1 केसरी सिंह बारठ जो है उसे माना जाता है दोस्तों। चेतावनी राजचूंकटिया जो क्रांतिकारी रचना है केसरी सिंह बारठ की रचना है। 1903 की बात है दोस्तों। उदयपुर के महाराणा थे, उदयपुर के महाराणा कौन थे उस समय? उस समय सिंह थे फतेह सिंह। तो फतेह सिंह जो थे, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, दिल्ली दरबार में जाने से रोका था केसरी सिंह बारठ ने इस रचना के द्वारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। चलिएगा अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है छत्रपति शिवाजी। शिवाजी जो है उसको पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे दोस्तों? सवाई जसवंत सिंह थे, मान सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह थे, या मिर्जा राजा जय सिंह थे? तो बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस किस के मध्य हुई थी वर्सेस कौन था, यानी किस किस के मध्य किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों, ये पूछा जा सकता है और यही हम यहाँ पर भी पूछ रहे हैं दोस्तों। तो बताइएगा हमारा सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इनमें से तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 4 यानी मिर्जा राजा जय सिंह थे जिन्होंने इसे विवश करने का कार्य किया था। इनका समय जो है वो 1621 से 67 तक का अपने मान करके चलते हैं। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, इसलिए भी ये जाने जाते हैं। कौन कौन से थे वो 3? एक तो था जहांगीर, एक था शाहजहां और एक था औरंगजेब। इन 3 की सेवा करने का कार्य किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ये संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को ये संधि होती है दोस्तों। 20 जून को आपका पेपर है, इसलिए
मान लीजिएगा अगर 11 जून आसपास का समय हो तो फिर ऐसा प्रश्न वो पूछ भी ले। तो 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी और इसके तहत शिवाजी ने क्या किया था, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हो गए थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात हम कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, कोटा रियासत में प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों? कब हुई थी कोटा राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936, 37, 38 या फिर 40 के अंदर कब हुई थी दोस्तों? हमें बताना है कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से बताइएगा कमेंट करके। चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल फैक्ट का क्वेश्चन है ये दोस्तों। 3 नंबर होगा हमारा ना। 1938 में कब की गई थी दोस्तों? 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1938 में। और करने वाले कौन थे दोस्तों? एक तो थे नैनूराम शर्मा, जो इसमें मुख्य नाम आता है नैनूराम शर्मा, और इसके जो साथ में थे पंडित अभिन्न हरि। इन्होंने मिलकर के जो है कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी, लेकिन ये बाद में मृत प्राय हो गई थी दोस्तों। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, अगर हमसे पूछा जाए इसका पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मांगरोल में हुआ था। और 1941 में पंडित नैनूराम शर्मा जो है उनकी हत्या हो जाती है, और हत्या हो जाने के बाद में कोटा प्रजामंडल की जो बागडोर है वो अभिन्न हरि के हिस्से में आ जाती है दोस्तों, उन्हीं ने संभाली थी। अगले प्रश्न की बात करें, चंपा के लिए एक आभूषण है, शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों? आपको बताना है, गर्दन पर, सिर पर, माथे पर या फिर कान पर। महिलाएं जो है आभूषण पहनती हैं और उन्हीं आभूषणों में से एक आभूषण है चंपाकली। तो आपको ये बताना है शरीर के किस अंग पर जो चंपाकली आभूषण है वो पहना जाता है दोस्तों? गर्दन, सिर, माथा या फिर कान। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 1 और वो है गर्दन। गर्दन का तात्पर्य यहाँ पर गला भी ले सकते हैं दोस्तों। ये महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। गले के अन्य कुछ आभूषणों की बात करना चाहें तो दोस्तों झालर आ गया, इसके अलावा दोस्तों जंतर आ गया, कंठी आ गई, ये भी गले की आभूषण ही है दोस्तों। हालरो आ गया, ये भी गले का आभूषण है। मंडली, एक आपने हंसली सुना होगा दोस्तों, ये बहुत महंगी भी होती है। इसी के साथ हमेल, और अगर अपने कहीं देखिए जंजीर तो ये भी पहनी जा सकती है। तिमणियाँ, ये भी याद रखना आपको। चंद्रहार, ये तो आप पहचान ही लेंगे, हार आ गया तो हार तो कहीं और अपने पहनते भी नहीं है। इसके अलावा पोत है, एक आता है मदलिया, ये भी गले में पहना जाता है। आड़ है, पंचलड़ी है, ये सारे के सारे जो आभूषण हैं वो गले में यानी गर्दन में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, 13 नंबर हमारा प्रश्न है, तकनीकी आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रकार है। टेक्निकल डिवाइडेशन अगर हम करें तो कठोर उपागम और मृदुल उपागम दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तकनीकी आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रकार कौन सा है? कठोर है, मृदुल है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिएगा चेक करते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 3 यानी दोनों ही है दोस्तों। तो यहाँ आप देखिएगा 2 भागों में हम इसको बांटते हैं, एक तो कठोर है और एक मृदुल है। कठोर कौन सा होगा दोस्तों? कठोर उपागम वो होगा जिनके प्रयोग में हमें तकनीकी ज्ञान जरूरी है, तकनीक का ज्ञान आना चाहिए। जैसे हमारे पास में कंप्यूटर है, टीवी है, फिल्म है, टेप रिकॉर्डर है, प्रोजेक्टर है, इनका। मृदुल में देखिए टेक्निकल नॉलेज अनिवार्य नहीं है, ये अध्यापक जो है वो स्वयं ही बना देता है। जैसे कोई रेखा चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, कोई चार्ट हो गया, कोई पोस्टर हो गया, कोई ग्राफ हो गया, ये सारी किताबें इसमें आती हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए गठित किया गया है। किस आयोग का गठन किया गया है? प्राधिकरण का केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण या फिर इनमें से
कोई नहीं दोस्तों। क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों क्या है सही आंसर इन चारों में से बताइएगा फटाफट से। चलिए चेक कर लेते हैं। सही आंसर है हमारा नंबर 1 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ये जो है वो उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार, कोई भ्रामक विज्ञापन है, इन सब के मामलों की जानकारी जांच जो है वो करता है, विनियमित करने का कार्य करता है। निम्न में से किस बीमा में हानि के समय बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है? बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है कौन से बीमे के समय? जीवन बीमा, सामुद्रिक बीमा, दोनों में, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्लेम जब हम लेते हैं ना, जैसे 2 प्रकार के हो गए ना, सामुद्रिक बीमा होता है, जीवन बीमा होता है, दोनों होते हैं। कौन सा है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, हमने कहा बीमा में हानि हो गई, यानी देय की बात चल रही है। थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा तभी आंसर सही निकलेगा। चेक करिएगा, सही आंसर होगा हमारा नंबर इसका 3 तो नहीं होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा 2 नंबर। ये आंसर होगा हमारा सामुद्रिक बीमा होता है दोस्तों। तो दोस्तों सामुद्रिक बीमा ऐसा बीमा होता है जिसमें दावे की उपस्थिति होने पर, दावे की स्थिति होने पर या हानि के समय बीमा योग्य हित जो है वो देना या होना अनिवार्य होता है दोस्तों। जीवन बीमा जब अपने देते हैं तो जीवन बीमा तो जब दोस्तों देखिएगा जीवन बीमा में बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय तो आवश्यक है, परंतु दावे की राशि देय होते समय ये आवश्यक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सामुद्रिक बीमा। अगला हमारा प्रश्न है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, ध्यान दीजिएगा, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपए के नोटों, सिक्कों और छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण कौन करता है? भारतीय निर्यात बैंक है, रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है या फिर औद्योगिक बैंक है? दोस्तों इनमें से कौन जो है वो ऐसा कार्य करता है? दोस्तों सही आंसर आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा। भारतीय निर्यात बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है या फिर औद्योगिक बैंक है? कौन करता है दोस्तों? तो चलिएगा चेक करते हैं दोस्तों हमारा सही आंसर है हमारा नंबर 2 आरबीआई जो है वो ऐसा कार्य करता है दोस्तों। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपए के नोटों और सिक्कों का देश भर में वितरण करने का कार्य करता है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से गलत कथन की आपको पहचान करनी है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 है, लिंगानुपात 1000 है, कुल साक्षरता इतनी है और राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा बता दीजिएगा फटाफट से क्या है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी कि ये कथन हमारा गलत है, 1000 नहीं है। लिंगानुपात कितना है दोस्तों? लिंगानुपात है 928। और ये देखिएगा दोस्तों 1901 के बाद अगर हम कहें अब तक का सर्वाधिक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की अगर अपने बात करें दोस्तों तो वो कौन सा रह गया? डूंगरपुर। और न्यूनतम वाले की बात करें तो कौन सा रह गया? धौलपुर। डूंगरपुर में भी देखिएगा 1000 से कम है, 994 है, और धौलपुर में तो कितना रह गया? 846 है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? इनमें से बताना है जलोढ़ मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है दोस्तों? कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। किस में पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? बताइएगा दोस्तों फटाफट से। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जो है राजस्थान का जो पूर्वी भाग है दोस्तों। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है, वहां पर जो है ये मिट्टी पाई जाती है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर ये जिले आते हैं दोस्तों। इस मिट्टी में देखिएगा दोस्तों फॉस्फेट और अगर हम बात करें कैल्शियम की मात्रा जो है वो, कैल्शियम के तत्व जो है वो अल्प होते हैं और नाइट्रोजन जो है इसमें ज़्यादा होती हैं दोस्तों। इस मिट्टी में अच्छी अच्छी फसलें होती हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, कपास है, जौ है,
ज्वार है, ये फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल मिट्टी मानी जाती है। अगले प्रश्न को देखें, प्रयोजना विधि का गुण नहीं है, इनमें से बताना है। प्रयोजना विधि का गुण नहीं है दोस्तों, इस शब्द पे हमेशा ध्यान दिया करो, नहीं का पूछा जा रहा है। प्रजातंत्रीय भावना की वृद्धि, निर्णय करने की शक्ति का विकास, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना कठिन, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा, इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रयोजना विधि का गुण कौन सा नहीं है दोस्तों, हमें ये बताना है इनमें से। प्रजातंत्रीय भावना की वृद्धि, निर्णय करने की शक्ति का विकास, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना कठिन, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा, बताइएगा दोस्तों। चलिए चेक कर लेते हैं, सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाना इसके द्वारा संभव नहीं है, कठिन है दोस्तों, मुश्किल होगा ना। ये असल में इसका गुण नहीं है, ये क्या हो जाएगा? दोष। वैसे भी इन सब में निकट जो नेगेटिव था वो एक ही था ना, नहीं अगर पूछा जाए तो नेगेटिव भी एक ही था, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो भी सही हो जाता। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? 8 अप्रैल 1919, 6 मई 1920, 6 अप्रैल 1919 या फिर 8 मई 1919, कौन सा दिन था दोस्तों रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 6 अप्रैल 1919। तो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन जो उस समय देश में उभर रहा था, उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 19 मार्च 1919 को एक कानून लाया गया, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता था। और गांधी जी ने इस कानून के विरोध के अंतर्गत 6 अप्रैल 1979 को देशव्यापी हड़ताल की थी, और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की, उसी दिन को अपने इस रूप में मानते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। स्कोर आप अपना जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आप अपना आकलन कर सकें। दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आप फ्री टेस्ट दे करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में जाकर के तुल्य आर्यस के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ और नए इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।